हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। अगर आप सब लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं मेरे न्यू एपिसोड के साथ इस चैनल पे आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सारे वीडियोस का लाभ उठा पाए। हेलो एवरीवन, सो आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड रहा एरापाइमा के बाद एंड ये टॉपिक मुझे काफ़ी लोगों ने पर्सनली पिंग करके मुझे बोला कि भाई ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ। तो फाइनली ये वीडियो आप सबके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। सो यस, आज का वीडियो द जायंट स्नेकहेड के ऊपर होने वाला है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये स्पीशी के बारे में मैंने जो समझा, उसको कैसे रखा एंड ये वैरायटी कैसी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है ये वैरायटी के बारे में, ये सब बातें करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये वैरायटी के बारे में थोड़ा सा एक जनरल ब्रीफ आउट दे देता हूँ। सो ये द जायंट स्नेकहेड को चना माइक्रोपेल्टीज भी कहा जाता है या जायंट मडफिश और इंडोनेशिया स्नेकहेड भी कहा जाता है। एंड ये जो स्पीशी है ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया की। एंड ये जो स्पीशी है पर्टिकुलरली द जायंट स्नेकहेड, ये स्पीशी 1.5 मीटर्स तक बढ़ सकती है एंड इसका वज़न नियर अबाउट 20 kgs तक के हो सकता है अगर ये फुल्ली ग्रोन फिश है तो। एंड हैंड्स डाउन ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है स्पीशी, इवन अगर बेबी भी रहा या फिर अगर फुल्ली मैच्योर्ड है तब भी, क्योंकि इसका जैसे जैसे ये बड़ा होता है, मतलब बेबी से जब अडल्ट की तरफ वो ग्रो करता है एंड हर उसके स्टेज में इसका पैटर्न डेवलप होता है। हर समय कुछ महीनों में आपको इसका नया नया पैटर्न देखने मिलेगा। एंड यस, ये चना वैरायटी मतलब चना फैमिली की ये जो वैरायटी है ये द मोस्ट एग्रेसिव वैरायटी है। इसके साथ कुछ भी रखना मतलब इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। एंड यस, मैंने इसको कैसे रखा और अभी अलग क्यों किया है मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। सो पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो एकदम एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स, ये वैरायटी एक्चुअली मैंने मेरे एक क्लाइंट को, जो मेरा फ़िश क्लाइंट है, मैंने उसको दिया था बेबी साइज़ में, 4 इंचेस के आसपास का साइज़ था। एंड वो मेरे क्लाइंट ने इसके साथ में शेवरम रखा था, देन उसके बाद में ऑस्कर रखा था एंड पैरट फिश रखा था। एंड इन द मीन टाइम जैसे ये मॉन्स्टर वैरायटी की फ़िश है एंड ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है एंड अगर ये सेट हो गई तो इसका एग्रेशन लेवल भी कम करना बहुत मुश्किल है। इसका एग्रेशन लेवल बढ़ता ही जाता है अगर ये बहुत अच्छी तरीके से आपके टैंक में अगर सेटल डाउन हो गई है तो। सो जैसे जैसे ये जो किलर है ये मेरे क्लाइंट के पास जैसे बड़ा होने लगा तो इसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा। एंड जैसे जैसे ये बढ़ता गया उसने उसके फ़िशेस को हार्म करना चालू करा और कुछ फ़िशेस को तो वो खा भी गया था एंड कुछ फ़िशेस को वो आधा काट के फेंक रहा था और खुद मतलब बहुत डैमेज कर रहा था उसके टैंक मेट्स को। बहुत डिज़ास्टर उसने पूरा टैंक में फैलाया। एंड उसके बाद में वो जो क्लाइंट था उसका कोई स्कोप नहीं था आगे जाके कोई टैंक अपग्रेड करने का। सो वो सोच रहा था कि ये फ़िश को वो सेल कर दे। एंड ये फ़िश उसके पास में करीबन 12 इंचेस के आसपास का हो चुका था उस समय। एंड वो टाइम पे उसके टैंक में सिर्फ ये अकेले फ़िश रखी हुई थी। वो काफ़ी लोगों से बात कर रहा था, भाई मुझे ये फ़िश बेचना है। इवन वो लोकल शॉपकीपर्स के पास भी गया तो बहुत लोग उसको मतलब ऐसे ही मजाक उड़ाते हुए उसको बोल दिए, भाई इसको फोकट में भी कोई नहीं लेगा, फ्री में भी कोई नहीं लेगा, ये ऐसे आप फेंक दो या मार के खा जाओ, या बहुत ब्लंट रिप्लाइज दे रहे थे उसको। सो मुझे ये एक्चुअली किसी के थ्रू मुझे पता चला कि मेरा ही क्लाइंट वो एक्चुअली सेल आउट कर रहा है। तो मैंने उसको अप्रोच किया, मेरे बर्थडे के दिन ही मैंने उससे तुरंत परचेज़ किया। एक्चुअली उसको इतने ब्लंट रिप्लाइज मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा
क्या बोल सकते हैं, बहुत डिप्रेस हो चुका था कि भाई ये ऐसी कौन सी फ़िश है जो कोई ख़रीदने को नहीं देख रहा है करके। तो उसके माइंड में ये आ चुका था कि उसको अभी कोई भी लोकल वाटर बॉडी या नाले में उसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ, क्योंकि वो ये फ़िश जब तक कि उसके टैंक में थी तो वो कोई और फिश रख नहीं पा रहा था। सो इसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा वो सोच रहा था। एंड आप सब लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी इम्पोर्टेड नेटिव स्पीशीज़ मंगा रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस से, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वो स्पीशीज़ अपने लोकल वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ ना करें, क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीशीज़ होती है, ये काफ़ी बड़ी होती है एंड बहुत एग्रेसिव होती है। ये कहीं पे भी कैसे भी एनवायरनमेंट में कैसे भी एडजस्ट हो जाती है एंड ये अपने लोकल इकोसिस्टम को पूरा डैमेज कर देती है। अपने जो नेटिव स्पीशी है इंडिया की या आपके पर्टिकुलर एरिया की, आपके सिटी की, तो वो उनको बहुत जल्दी तरीके से वो डैमेज करेगी। डैमेज एज इन वो उनको मार के खाएगी और उनका टेरिटरी वो बनाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अगर आपके पास उसको रखने की सुविधा है आप तो ही परचेज़ कीजिए, या फिर आपका थ्रू आउट द टाइम अगर उसका इंटरेस्ट बना रहे तो ही आप उसको परचेज़ कीजिए। एंड इफ़ इन केस आपके पास आपको अगर लग रहा है कि इसको आपको सेल आउट करना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप जिसको भी सेल आउट कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि सामने वाला जो क्लाइंट है उसके पास में रखने की इसको सुविधा है कि नहीं। इवन ये जब और बड़ा होगा तो उसके पास रखने की फैसिलिटी है या नहीं है, उसको मेंटेन कर पाएगा या नहीं है, उसके कैसे अपग्रेड प्लान्स है, पहले आप उनसे बात कर लीजिए एंड उसके बाद में आप वो डील कंफर्म कीजिए। सो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा किलर जब मैंने मेरे बर्थडे के टाइम पे लिया था, मैंने लास्ट ईयर ही 2019 में, एंड उस समय इसकी जो साइज़ थी वो ऑलमोस्ट 12 to 13 इंचेस के आसपास था। सो मैंने उसको परचेज़ किया एंड जब मैं घर लेके आया और उसको मैं सोच रहा था कि कहाँ रखूँ, मैं ये डर रहा था कि मैं शायद रेड टेल कैटफिश उसको खा ना जाए। एंड मुझे ये पता था कि ये अग्रेसिव होगा तो शायद वो अरवाना को डैमेज ना करे। तो बट साइज़ देखते हुए मुझे लगा कि एक रख सकते हैं। मेरा वैसी टैंक उस समय थोड़ा वेकेंट था, तो मैंने उस समय सोचा कि डाल दिया जाए, मतलब मेन टैंक में ही डाल दिया जाए। सो मैंने इसको मेन टैंक में मेरे बर्थडे के टाइम डाला। एंड ये मतलब जिस दिन मैंने लाया उसी दिन मैंने मेरे ये जिसके पास था, ये स्नेकेड का जो ओनर था, मैंने उससे पूछा कि भाई ये फ़ीड क्या क्या करता है, ये फीडिंग में क्या लेता है, ताकि मुझे पता रहे कि उसको अगर मैं मेरे फीडिंग स्टाइल में अगर उसको अडॉप्ट कराना है तो पहले मुझे उसका जो ऑलरेडी जो ओनर के पास में जो फीडिंग स्टाइल था वो क्या था, उसको पहले वो खिला के उसके बाद अपने टैंक में सेटल होने तक उसको वो फीड कराए। एंड देन उसके बाद में उसको अपने फीडिंग स्टाइल में अपन उसको डाइवर्ट कर सकते हैं ईज़ी तरीके से। ये ट्रिक मैं मेरे सारे फिशेस में अप्लाई करता हूँ। सो अब जब मैं जैसे मेरे को ये क्लाइंट जो ओनर है उसने मुझे बताया था कि ये उस समय प्रॉन्स एंड चिकन लिवर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खाता है, बहुत अच्छी तरीके से खाता है। तो जब जिस समय मैंने इसको परचेज़ किया था उसके ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तक के इसने कुछ भी नहीं खाया, मतलब वो सेटल होने तक के था। एंड देन उसके बाद में वो जैसे इनको भूख लगती है तो वो बहुत ग्लास के सामने आने लगते हैं, बहुत हैंड के जेस्चर्स को वो रिस्पॉन्ड करना चालू करते हैं। तो मैंने उसका फूड जो ऑलरेडी वो क्लाइंट दे रहा था, तो मैंने वो फूड परचेज़ करके रखा था, प्रॉन्स एंड चिकन हार्ट एंड लिवर दोनों। सो मैंने उसको वो फीड करना चालू करा। तो इनिशियली वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फीड ले रहा था, एटलीस्ट फॉर अ वीक। देन उसके बाद जैसे जैसे वो और अच्छी तरीके से सेटल होने लगा टैंक के अंदर, और अच्छी से वो टैंक को एक्सप्लोर करने लगा, तो वो और उसका फीडिंग का जो क्वांटिटी था वो और उसका बढ़ने लगा। एंड जैसे ही वो सेटल हो चुका था मेरे टैंक में, वो मेरे टैंक को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका था, तो उसका फीडिंग का क्वांटिटी बैक टू नॉर्मल हो चुका था, जो कि एक फुल स्टमक है। जैसे आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, फुल स्टमक फ़ोटो है उसकी ये। सो यस, वो मतलब उस समय तक बहुत काम था, वो किसी को कुछ भी डैमेज नहीं कर रहा था,
बहुत अच्छी तरीके से हर किसी के साथ रह रहा था। एंड जैसे मैंने आपको मेरे वीडियोस में मैंने बताया कि मैं मेरे फिशेस को डेली फीड करता हूँ, बट स्मॉल पोर्शंस में। तो उसका भी मैंने सेम स्केड्यूल रखा है, डेली फीड करूँगा बट स्मॉल पोर्शन में। मैंने उसको फुल स्टमक इसीलिए किया था क्योंकि उसका एटलीस्ट वो जितनी भी वीकनेस रहेगी वो उसको तो वो रिकवर कर पाए और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वापस रीएक्टिवेट हो जाए। एंड देन उसके बाद में अब मुझे मेरे फीडिंग स्टाइल पे उसको शिफ्ट करवाना था। तो जैसे वो प्रॉन खाता था तो मैंने एक दिन क्या किया, जैसे मैं फ़िश फिलेट फीड करता हूँ मैं जनरली मेरे फिशेस को मैक्सिमम टाइम। तो जैसे प्रॉन का जो वाटर होता है, जैसे फ्रोज़न को अपन डीफ्रोस्ट करने रखते हैं और उसके बाद जो उसका पानी निकलता है वो पानी में मैंने फ़िश फिलेट को डिप करके रखा था फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, ताकि वो उसका पूरा एसेंस जो है, प्रॉन्स का एसेंस जो है या उसका फ्रेग्रेंस है वो उसके अंदर आ जाए। एंड येस, ये ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से काम कर गई। एंड जैसे ही मैंने उसको एक स्मॉल पीस डाला उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। एंड येस, फिर उसके बाद में उसको मैंने प्रॉन स्किप कर दिया, मतलब प्रॉन एंड चिकन लिवर, क्योंकि चिकन लिवर से पानी इतना ज़्यादा क्लाउडी, इतना ज़्यादा गंदा होता है एंड पानी बहुत गंदा स्टिंग करता है, तो मैंने उसको अवॉइड ही रखा। एंड उसके बाद में मैंने उसको इस तरीके से मेरे फीडिंग स्टाइल पे मैंने उसको शिफ्ट किया। एंड देन सेम फीडिंग स्टाइल अब जैसे मेरे बाकी फिशेस की थी वैसे ही, मतलब मैं उसको जो भी मल्टीपल टाइप्स या मल्टीपल वैरायटी के फीड में उनको देता था तो वो वैसे वैसे उन चीज़ को वो अडॉप्ट करने लगा। जैसे ही मुझे आज की डेट में ये स्नेकहेड को रखते हुए 9 महीने होने को आ जाएगा, ये 30 जुलाई को। सो अभी के मतलब 9 महीने के अंदर ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 12 इंचेस के आसपास ग्रो किया। एंड मुझे बिल्कुल मतलब एक्चुअली साइज़ के बारे में मैं बोल तो नहीं सकता कि वो मेरे आंखों के सामने विजिबली बढ़ा, कि उसका साइज़ दिख के पड़ रहा था, येस, बट जब मैंने उसको अभी सेपरेट किया है तब मुझे उसका साइज़ दिख के पड़ रहा है। एंड मैं जब उसका मंथ्स काउंट किया है कि मैंने कब से मैंने उसको परचेज़ किया था, वो उसका तब साइज़ क्या था और आज की डेट में साइज़ क्या है, तो मुझे बहुत खुश है कि मतलब मेरे को मिनिमम 1 इंच पर मंथ के हिसाब से इसका ग्रोथ रेट मिला है। इवन वो आज के रेट में भी वो उसका ग्रोथ रेट अभी दिख रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है एंड उसका ग्रोथ अभी भी कम नहीं हुआ है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैंने ये उसको एक अलग टैंक में शिफ्ट कर दिया था। सो रीज़न ये था कि एक्चुअली जैसे स्मॉल पोर्शंस में अब जैसे मैं उसको फीड करता था मेरे सारी फिशेस को, अब उसको आदत लग चुकी थी कि उसको फुल स्टमक खाना चाहिए, मतलब वो चिड़चिड़ा हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो रिसेंटली वो मेरे अरवाना के टेल को बाइट करना उसने चालू किया एंड वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुका था, मतलब उसको अगर मैं जब तक के फुल स्टमक खाना नहीं खिलाऊँ तब तक के वो मतलब डैमेज करता था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एंड अरवाना को काफ़ी हद तक के टेल में उसको डैमेज हो चुका था। तो मैंने उसको वही सोचा कि एक काम करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं, मतलब अब शायद ये नहीं रह पाएगा, एटलीस्ट अरवाना के साथ तो नहीं रह पाएगा। अगर आगे जाके क्या पता वो शायद गूंज को भी डैमेज करे, तो मैंने यही सोचा कि इट्स बेटर है कि उसको अभी अलग ही टैंक दे देते हैं। एंड उसको एक अगर सिंगल टैंक दे, उसको बड़ा टैंक दे, तो वो और अच्छी तरीके से डेवलप होगा एंड उसका एग्रेशन भी अपन देख पाएंगे अच्छी तरीके से, उसका नेचुरल ब्यूटी जो और उभरेगी एंड उसका जो पैटर्न और डेवलप होगा जैसे जैसे वो उसका साइज़ बढ़ेगा, तो उस हिसाब से उसको और अच्छी से डिटेल स्टडी करने मिलेगा। तो उस समय मैंने फिर उसको टेरेस के टैंक में शिफ्ट किया कुछ 1 आध महीने के लिए। देन उसके बाद बट टेरेस के टैंक में वो वाइट बैकग्राउंड के कारण वो सेट नहीं हो पा रहा था, उसने 1 महीना पूरा फीडिंग पकड़ा ही नहीं। एंड देन जैसे मैंने रीशिफ्टिंग किया मेरे फिशेस को, मतलब जो मेरा ग्राउंड फ्लोर का मेन टैंक का बॉटम टैंक है उसमें से मैंने फिशेस को टेरेस में डाला और टेरेस के जो स्नेकहेड को मैंने जो नीचे ला के नीचे के टैंक में शिफ्ट किया। एंड नेक्स्ट डे उसने खाना खाना चालू कर दिया। तो मुझे तब एक और चीज़ पता चली कि इसको डार्क बैकग्राउंड ज़्यादा पसंद आएगा। एंड मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी था कि स्नेकहेड को डार्कनेस ज़्यादा पसंद है एंड वो डार्कनेस में ज़्यादा एक्टिवली हंट करते हैं करके। सो ये चीज़ मैंने अब प्रैक्टिकली देख भी लिया था। एंड देन उसके बाद में
इसको अकेले रखने में और ज़्यादा इसका एग्रेशन बढ़ने लगा। इवन आप देख सकते हैं कि इवन अगर मैं उसको मेरा टो दिखा रहा हूँ तो वो टो में भी एग्रेशन दिखा रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। एंड अब मैं इसके साथ में वैसे ही कुछ नहीं रखने वाला हूँ और ना कुछ रख सकता हूँ, कोई स्कोप नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसको अब इंडिविजुअली ग्रूम करूँगा। एंड इफ़ इन केस अगर मेरे माइंड में इसको सेल करने का इन केस अगर कोई थॉट आता है तो मैं फर्स्टली मेरे जो बायर रहेगा मैं उससे पहले पूरा क्रॉस चेक करूँगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो पूरी फैसिलिटीज़ क्रॉस चेक करूँगा, उसके बाद ही मैं उसको सेल आउट करूँगा। सो यही मेरा एक्सपीरियंस था स्नेकहेड के साथ। तो आप सब लोग के साथ मैं ये एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि ये फ़िश बहुत 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 ज़्यादा एग्रेसिव है। ये काफ़ी बड़ी होती है, चना वैरायटी में सबसे बड़ी होती है। एंड इसके साथ कोई फ़िश को एडजस्ट करना या कोई फ़िश दूसरी फ़िश के साथ रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट्स बेटर कि आप उसको अकेले ही पालें एक पूरे टैंक में एंड इसको स्पेस दें आप अच्छी तरीके से, तो ये बहुत और अच्छी तरीके से ग्रूम होगा। कलर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल उसमें, मतलब एक ब्लूइश यू आता है उसके स्किन में, मतलब बहुत अच्छा टेंट ये आता है उसका शेड आता है उसके ऊपर। एंड बाकी उसका जो ब्लैक एंड वाइट जो पैटर्न है उसके बॉडी में जो थ्रू आउट द एज उसका डेवलप होता है पैटर्न, वो भी आपको देखने मिलेगा। वो पैटर्न जो डेवलप हो रहा है वो स्टेज को एंजॉय करने मिलेगा। सो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आप सबको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी हद तक काम में आएगी। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।